हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का दोबारा स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के साथ, इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर मीतू भावनानी, आप सभी की एमडी मैम। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, बीडीएस हूँ, डेंटल सर्जन हूँ और पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। बच्चे, आप लोग मुझे जानते हो, मैं भी सारे बच्चों को जानती हूँ और धीरे धीरे मैं और बच्चों को जानने की कोशिश भी कर रही हूँ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अनअकैडमी पर आ गई हूँ, जो कि इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन गया है। यहाँ पर मैं आपको नीट यूजी की क्लासेस लूंगी। नीट यूजी में बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। यूजी में फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायोलॉजी भी होता है। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो, अब आपको मुझसे अनअकैडमी पर नीट यूजी की क्लासेस पढ़नी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फोन में प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आप एसएस ले लेंगे और मुझे भी वहां देख लेंगे। मैं वहां पर आपको मल्टीपल और वेरिड कोर्सेज के साथ मिल जाऊंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद अब आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया, अब आपको क्या क्या वहां देखने को मिलेगा। भाई, हम किसी भी चीज को लेते हैं तो उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स पता होने चाहिए, लेकिन अनअकैडमी आपको सिर्फ प्लस पॉइंट्स दे रहा है, आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। हर चीज बेस्ट और पॉजिटिव ही मिलेगी। एजुकेटर्स के साथ मिलेगा लाइव इंटरेक्शन, वो आपको अपने बेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देंगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। उसके बाद आपके टेस्ट क्विजेस अनलिमिटेड एमसीक्यूज के साथ लिए जाएंगे और एक सब्सक्रिप्शन से आप हर चीज को एसेस कर सकते हो, लाइव टू लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हो और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हो। फ्री लाइव क्लासेस, here are mentioning some of the best educators on NEET UG। अब सबसे अहम बात जो सुनने की भी है, समझने की भी है और अप्लाई करने की भी है, वो है अगर आपको कोई भी एजुकेटर का कोर्स लेना है, जो भी आपके लिए बेस्ट है, जिस भी एजुकेटर का आपको समझ में आता है, जैसे मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आपको एमडी मैम का कोर्स लेना है, मीतू भावनानी, तो सबसे बेस्ट है 1 साल का और उससे भी बेस्ट है 2 साल का कोर्स लेना। उसके लिए क्या करना है, आपको MB10 प्रोमो कोड को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप MB10 प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 1 साल का कोर्स बेस्ट है, 2 साल का कोर्स उससे भी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो भी चीजें आपकी निकलेंगी वो साल भर की मेहनत की ही निकलेंगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इज नॉट अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यू कैन काउंट नीट यूजी में। तो 1 साल का बेस्ट है, 2 साल का उससे भी ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। चलो, MB10 प्रोमो कोड अप्लाई करोगे, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। MB मीतू भावनानी, आपकी MB में भूलिए मत, MB10। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर का नाम लिखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप बार बार पूछते हो ना, मैम आप बायोलॉजी क्यों नहीं बोलती, BIOLOGY, इट इज अ सब्जेक्ट वी आर डीलिंग विद, इट इज नॉट बायोलॉजी। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बायोलॉजी, जूलॉजी नहीं, जूओलॉजी, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 11th क्लास का लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया था। उसमें जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन था, बहुत अच्छे से उसको देख लिया था, बिल्कुल हौले हौले तसल्ली से चल रहे हैं। और साथ में हमने एमसीक्यूज देखे थे 2 पार्ट में। अगर स्टूडेंट्स को लगता है, आपको लगता है कि नहीं मैम 2 पार्ट में नहीं चाहिए, तो हम लोग एक ही पार्ट में ले लेंगे। मतलब पर्टिकुलर चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यूज तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन बहुत जल्दी, जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए, अब मान लो कि अब मुझे है कि मुझे तो एनालाइज करना है कि बच्चों को कितना समझ में आया है या मुझे और कितना इसमें इनपुट डालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग टेस्ट लेंगे मैराथन सेशन के फॉर्म में। इज इट क्लियर? सबको पार्टिसिपेट करना है, रिदमिक तरीके से रेगुलर क्लास में आना है, ठीक है। जब मैं रेगुलर आ रही हूं तो आपको भी मुझे रेगुलर ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स। तो लिविंग वर्ल्ड 11th क्लास का पहला टॉपिक हम लोग कवर अप कर चुके थे। अब हम लोग 11th क्लास का दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप अपनी बुक को उठाओगे,
अगर आप अपनी बुक को उठाओगे या आप इसको देखोगे तो आपको ये चैप्टर बड़ा नजर आएगा। एनसीईआरटी बुक खोली या कोई भी अदर, मान लो आप ट्रूमैन्स एलिमेंट्री को फॉलो कर रहे हो रेफरेंस बुक को, तो आपको लगेगा यार चैप्टर बहुत भारी और दमदार है। यस, चैप्टर बड़ा है क्योंकि कंटेंट वाइज बहुत ज्यादा डला हुआ है, लेकिन टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है? क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप हर चीज कंपैरेटिव फैशन में पढ़ोगे। आप हर चीज कंपैरेटिव फैशन में पढ़ोगे। कंपैरेटिव फैशन का मतलब क्या होता है? एक चीज को उठा लिया और दूसरे से कंपेयर करो। रियल लाइफ में हम लोग क्या कहते हैं कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, आप यूनिक हो। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको स्मार्ट बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। हमें आगे वाले ऑर्गेनिज्म को पीछे वाले ऑर्गेनिज्म से बार बार कंपेयर करके ये देखना पड़ेगा कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या चीज ऐड हुई, क्या चीज नहीं ऐड हुई है, क्या डिडक्ट हुई है, क्या वेरिएशन है, क्या इवोल्यूशन है। ये चैप्टर आपकी पूरी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। अब देखो, कंटेंट वाइज ज्यादा है तो एग्जामिनर का दिमाग क्या दौड़ेगा कि जितना बड़ा टॉपिक है ना, ज्यादा क्वेश्चंस उठाओ। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर साल इस चैप्टर में से एक ही पैटर्न मिलेगा। हर बार पैटर्न क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब इसी पैटर्न के साथ एक अपडेट भी दे देती हूँ कि आपका जो नीट का एग्जाम आप लॉकडाउन के चक्कर में बहुत देर से वेट कर रहे थे, मैम कब होगा, वो 26 जुलाई को होगा। पहले 3 मई 2020 को होने वाला था। कोरोना वायरस के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने थे, इसलिए एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया। तो 3 मई 2020 को नीट ना होकर अब कब हो रहा है? 26 जुलाई। 26 जुलाई को हो रहा है। तो अब आपके पास क्या है? और टाइम है। तो अभी जो बार बार आप पूछते हो कि मैम ये जो आप पढ़ा रहे हो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, देखो अगर आपको जैसे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो जो 2020 में जो बच्चा अभी 26 जुलाई को नीट देने वाला है, क्या ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? है ना? ये थोड़ी है कि मैंने बोला है कि ये लॉन्ग टर्म कोर्स चल रहा है तो 2020 वाला बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ आप शॉर्ट टर्म रिवीजन करेगा। वो शॉर्ट टर्म रिवीजन करेगा और 2 से 4 दिन बाद मैं एक क्रैश कोर्स भी दे दूंगी आपको। ठीक है? तो अगर कोई बच्चा 12th के साथ दे रहा है या ड्रॉप लेके दे रहा है तो उसके लिए सारे कोर्सेज बेनिफिट है। तो चाहे आप इसके साथ जुड़ जाओ, आप तो सारे कोर्सेज के साथ जुड़ जाओ ना। 11th का भी एक टॉपिक चल रहा है, 12th का भी चल रहा है। क्रैश कोर्स के बारे में मैं जल्दी से एक सेशन दे दूंगी और जिस दिन सेशन दूंगी उसी दिन कुछ घंटे बाद दूसरे दिन मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी कि किस तरीके से कर रही हूँ। तो ये सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, जो बच्चा चाहे इसको पढ़ सकता है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ। जितना जुड़ोगे उतनी जल्दी हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? अब इतनी सारी बातें हो गई, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें से कितने क्वेश्चन आप कंसिडर करते हो कि मैम एक पर्टिकुलर वेटेज? हम लोग क्या करते हैं, वेटेज को ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं कि अच्छा पिछले साल इतने आए, फिर आगे इतने आएंगे, और आगे तो प्रिडिक्शन होता है। पीछे ईयर्स को अगर हम कंसिडर करें, जिसमें पिछले साल से नीट 2019 तक हो चुका है, अगर उसमें कंसिडर करें तो आप ये मान के चलिए कि एवरेज आपके 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में से उठ के आएंगे। और इतने वेरीड तरीके से उठते हैं कि आपको मतलब खुद को ही लगेगा अरे यार ये छोड़ देता हूं। बच्चों का होता है ना, अरे यार इसमें से क्या आता है। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये ऑन एन एवरेज बता रही हूँ। अब इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसी के साथ ज्यादा जैसे जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी लमसम अच्छे क्वेश्चंस पूछे, तो कभी कभार जेनेटिक्स से उठते उठते 7 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा वेटेज अलग अलग है। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ये करीबन आपका 13 से 14% बायोलॉजी को पूरा कवर कर रहा है, क्योंकि आप इसमें पूरी बायो पढ़ रहे हो ना, छोड़ा क्या आपने। ठीक है? तो इसलिए हमने इसको सेग्रीगेट किया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो फ्रेमवर्क हमारा चलेगा, ध्यान से सुनना, जो फ्रेमवर्क चलेगा उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन लेंगे, चैप्टर क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है वो पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम, पूरा चैप्टर सिर्फ क्लासिफिकेशन पे दौड़ रहा है।
क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड में देखा था, पहचान लो, बांट दो और नामकरण कर दो। पहचान लो, आइडेंटिफिकेशन, ग्रुपिंग कर दो, क्लासिफिकेशन, नामकरण कर दो, नॉमेनक्लेचर। दैट मीन्स ICM। ICG कॉलेज है, ट्रिक बना लो ICM, मतलब पूरी ICM पे ही हमारी गाड़ी दौड़ने वाली है। अब इन्होंने कहा यार इतने डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से, इतने डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन्हें क्या करो, बांट दो। एक पूरी क्लास है 500 बच्चों की, नहीं कंट्रोल हो रही, पीछे का नजर नहीं आ रहा है, ढंग से देख नहीं पा रही हूं, बच्चे मुझे नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी कि एक काम करो, 500 बच्चों को 5 बैचेस में डिवाइड कर देती हूँ कि ए अल्फाबेट वाले बच्चे ए में चले जाओ, बी वाले बीच में, थोड़ा सी डी वाले ऐसे ऐसे करके मैंने 5 सेक्शंस में 100 बच्चों को बिठा दिया। 100 बच्चों की बात मैं फिर भी सुन के जवाब दे सकती हूँ, लेकिन 500 को सुनना और 500 को एक साथ आंसर करना, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो प्रैक्टिकल तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बार बार क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन हर मोड़ पर मिलेगा, हर तरीके से मिलेगा, हर टाइप में मिलेगा, हर वेराइटी में मिलेगा। इज इट क्लियर? तो हमारी जो एनसीईआरटी बुक में उसको किस तरीके से बांटा कि काम करो, किंगडम जो मोनेरा है उसको भी इसमें पढ़ लो, क्या है आगे बताऊंगी, अभी फ्रेमवर्क सुन लो, प्रोटिस्टा को भी इसमें पढ़ लो और फंजाई को भी इसमें पढ़ लो। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के लिए हम लोग अलग चैप्टर्स बनाते हैं, आप चाहो तो इसमें भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या हो जाएगा, चैप्टर बहुत लंबा खिंचता जाएगा, आपको लगेगा यार इतने दिन हो गए, चैप्टर खत्म क्यों नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? तो लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये खत्म करने के बाद प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऐसे पूरी सीक्वेंस के साथ चलेंगे। ये कोर्स 2020 के बच्चे के लिए भी है, 2021 के लिए भी है, जिसको पूरा ईयर लॉन्ग तसल्ली से पढ़ना है वो ये देख ले। शॉर्ट टर्म वाला कोर्स 2 से 3 दिन में मैं उसके बारे में बता भी दूंगी, मतलब एक कि क्या क्या देने वाली हूँ, कैसे पढ़ाने वाली हूँ, क्या टाइमिंग है, कितने बजे आऊंगी, कितने घंटे करेंगे, वो सारा। और जैसे ही उसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, दूसरे दिन से क्रैश कोर्स की क्लासेस भी चलती रहेंगी। तो यहां से आपका नीट एक्सिलरेट ईयर लॉन्ग चल रहा है, जो सबके लिए एप्लीकेबल है, और जो शॉर्ट टर्म रिवीजन कोर्स है वो भी सबके लिए। जो बच्चा ईयर लॉन्ग पढ़ेगा, क्या वो शॉर्ट टर्म रिवीजन करने के लायक नहीं है, या मैं उसको एप्लीकेबल नहीं मानूंगी? नहीं, सारे बच्चों का वेलकम है, रोज मस्ती से आओ और पढ़ो, बस ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बस जो पढ़ रहे हो उसको सोचो, लाइफ में मस्ती करो, एंटरटेनमेंट करो, अपनी पढ़ाई को भी उतना ही तवज्जो दो, ठीक है, खूब आगे बढ़ोगे लाइफ में। चलो आज बहुत सारी बातें हो गई हैं, करनी भी चाहिए। चलो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ओवरऑल हम समझना चाहते हैं कि चैप्टर क्या बोल रहा है। चैप्टर ये बोल रहा है भाई बहुत डाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर मैं बटरफ्लाई को देखती हूँ तो बटरफ्लाई के पता नहीं कितनी तरीके की बटरफ्लाई हैं। डॉग में मैं अगर देखूं तो डॉग में आपको लासा भी दिख जाएगा, जर्मन शेफर्ड भी दिख जाएगा, लेब्राडोर भी दिख जाएगा। एक वो वाला डॉग होता है ना, जो वो वोडाफोन का ऐड आता था, उसमें आता था, मुझे नाम याद नहीं आता, शायद बुलडॉग, पता नहीं, नहीं बुलडॉग तो नहीं बोलते उसको। तो आपको एक डॉग के अंदर इतनी वेराइटीज दिख रही हैं स्टूडेंट्स। कैट को देख लो, ह्यूमन बींग्स को देख लो, प्लांट्स को देख लो, एनिमल्स को देख लो। जब आप कभी भी ट्रेन में जाते हो, ठीक है, ट्रेन में आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको खिड़की से पता नहीं कितनी सुंदर सुंदर पौधे, वृक्ष, ट्रीज, छोटी छोटी ग्रासेस दिखेंगी। इतनी वैरायटी एक प्लांट के अंदर, और एनिमल्स के अंदर तो इतनी वैरायटी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। इंसेक्ट भी है, मोलस्का भी है, जेलीफिश भी है, स्टार फिश भी है, फिश भी है, लिजर्ड भी है, कैट भी है, डॉग भी है, कैमल भी है, एप भी है, मंकी भी है, ह्यूमन बींग्स भी हैं। We are the human beings, we are the Homo sapiens, the most developed and complex creature of this earth. Is it clear? तो हमारे पास बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स है स्टूडेंट्स। उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें तौर तरीकों को अपनाना पड़ता है। आप किसी भी जगह पर जाते हो, आपको वहां के तौर तरीकों से ढलना पड़ता है।
जब आपका सिलेक्शन होगा, मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे तो वहां पर आपको नया माहौल मिलेगा, वहां पर हॉस्टल लाइफ होगी, आपकी कॉलेज लाइफ होगी, धीरे धीरे आप उसमें ढलना स्टार्ट हो जाओगे और आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि भाई रोज उठना है, मुझे उठना है, ये करना है, आज एनाटॉमी की क्लास होगी, आज ये प्रोफेसर सर आएंगे, ये वो पेशेंट्स करने, ये सब फाइल्स बनानी। तो एक तौर तरीका पता है आपको, एक डिसिप्लिनरी मैनर। उसी तरीके से हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी एक डिसिप्लिन में पढ़ेंगे। ये है तो इसमें डाल दो, वो है तो उसमें डाल दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इन तौर तरीकों की, तौर तरीके मतलब क्लासिफिकेशन की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? भाई मैं तो ठीक है मेडिकल कॉलेज में चली गई हूँ, बस सुबह उठती हूँ, क्लास लेती हूँ, बिंदास मेरी तो लाइफ चल रही है। क्यों तौर तरीके की, डिसिप्लिन की, क्लासिफिकेशन की जरूरत है? टू कंट्रोल द थिंग्स। अगर तौर तरीके नहीं होंगे तो क्लास में यू बंक मारने लग जाओगे। तो यहां पर क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए, क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपके पास एक तरीका होना चाहिए। यहां पर तरीका है कि भाई इतने ऑर्गेनिजम्स हैं मेरे पास बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब अगर मुझे इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है, तसल्ली से बैठ के इनके बारे में समझना है, तो क्या करूं? मैं इस सिस्टम के बिना उन्हें पहचान नहीं सकती, मैं बिना तौर तरीकों के बिना उन्हें क्लासिफाई नहीं कर सकती। क्लासिफिकेशन मतलब एक तरीके से आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हो। इस चैप्टर को इतना मस्त बनाएंगे, देख लेना, धीरे धीरे जो डर बैठा होगा ना वो सब निकल जाएगा। एक रूल एंड रेगुलेशन है, उससे आप ऑर्गेनिज्म को पहचान। सपोज करो मैंने लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक रिलेट किया, आपको एक की दे दी, अब आप है ना की के है ना तरीके से जाते जा रहे हो। अच्छा की को मैंने पहचान लिया, उस की को पहचान लिया, अच्छा ये प्लांट। इतना कैसे पता चला? क्योंकि आप उस की से लीड लेते जा रहे हो, आपको उस की से चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा इस स्टेप पे ये था, फिर इस स्टेप पे ऐसे हो गया। एक स्टेटमेंट को डिस्काउंट कर दो, एक स्टेटमेंट से आगे बढ़ जाओ। तो यहां पर जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों में अगेन आपको तीन ही चीजें समझनी है। आपको ऑर्गेनिज्म को पहचानना आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, आपको ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना आना चाहिए, क्लासिफिकेशन, और आपको उसका नाम देना आना चाहिए। अगेन एग्जाम्पल देती हूँ, क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे 50-50 को अलग करना है। सपोज करो गर्ल्स का बैच है, ठीक है। अब गर्ल्स को मैंने सेग्रीगेट किया कि जो गर्ल्स ब्लैक हेयर बैंड लगा के आई हैं वो सेक्शन नंबर ए में चले जाओ, और जो गर्ल्स रेड हेयर बैंड लगा के, ये ड्रेस कोड है, वो सेक्शन बी में चले जाओ। तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ हेयर बैंड उनको क्लासिफाई कर दिया। मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया। मैंने बोल दिया कि ए सेक्शन वाली गर्ल्स रोज ब्लैक हेयर बैंड लगा के आएंगी, बी सेक्शन वाली गर्ल्स रोज रेड हेयर बैंड लगा के आ जाएंगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 50 गर्ल्स मैंने ए सेक्शन में डाली थी, और जो नेक्स्ट 50 गर्ल्स थी मैंने उन्हें बी सेक्शन में डाल दिया। तो अगर यही चीज मैं बिलियंस, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई कर दूं, तो क्या मैं सिर्फ एक चीज को लेके उनको ग्रुप कर सकती हूँ? अगर इसी तरह क्लास में 2000 बच्चे होंगे, तो अब कुछ गर्ल्स बोल देंगे मैम मेरे पास तो ब्लैक हेयर बैंड है ही नहीं, मैं तो नहीं ला सकती। कुछ ने बोला मैम रेड कलर हमें अच्छा नहीं लगता, प्लीज चेंज द कलर ऑफ द हेयर बैंड, प्लीज चेंज द कलर ऑफ द कोड। तो मैंने कोई दूसरा क्राइटेरिया ले लिया। मैंने कहा एक काम करो, जिसके पास ब्लू बैग है वो उस वाले सेक्शन में चले जाओ, जिसके पास रेड बैग है। तो मैंने क्या करा, पहले तो कलर ऑफ हेयर बैंड पे क्लासिफाई कर दिया, फिर मैंने कलर ऑफ बैग पे क्लासिफाई कर दिया। फिर कुछ गर्ल्स बोली नहीं मैम ब्लैक बैग तो हमारे घर में अलाउ नहीं है, मैं तो नहीं ला सकती। फिर मैंने कोई तीसरा क्राइटेरिया उठा लिया। ऐसे करके जब मुझे मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा, तो क्या मैं क्राइटेरिया नहीं चुनूंगी? क्राइटेरिया बेसिस, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, उन सिद्धांत को लेकर मैं आगे चलूंगी। भाई ये कैरेक्टर है क्लासिफाई, दूसरा कैरेक्टर है क्लासिफाई, तीसरा कैरेक्टर है क्लासिफाई। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ बेसिस बढ़ते जाएंगे,
ग्रुपिंग का जो आलम है वो भी तो बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल बढ़ेगा। अब इसकी जरूरत क्या है? क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? अगेन वही बात, मुझे क्या है, सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है। मुझे चीजें इजी और सिंपल चाहिए। ये सार बता रही हूं मैं, एक तरीके से आपका पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स भी चलता जा रहा है और छोटे छोटे पॉइंट्स भी बता रही हूं जो आगे चल के यही क्रैश कोर्स में डलेंगे। क्लासिफिकेशन से, अच्छा ये प्लांट है, यूं पहचान लोगे, अच्छा ये एनिमल है। क्यों प्लांट बोला? भाई प्लांट के पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है ना जिनको देख के पहचान पा रहे हो। एनिमल्स के पास उनके खुद के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं इसलिए पहचान पा रहे हो। इंसेक्ट को आप ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि इंसेक्ट का अपना कैरेक्टर है, उसकी अपनी बॉडी है, उसका अपना एक स्टेचर है, साइज शेप स्ट्रक्चर है। सेम मेरे साथ भी है। ह्यूमन बीइंग्स का सबका एक नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है, पर सबकी शक्लें तो एक जैसी नहीं है। ऑब्वियसली वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे अंदर प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड है। जरा सी सीक्वेंस चेंज कर दूंगी, प्रोटीन का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। मेरे से हल्का फुल्का मिलता जुलता शक्ल की कोई लड़की मिलेगी, लेकिन डिट्टो शक्ल वाली लड़की नहीं मिलेगी, इररिस्पेक्टिव हम ट्विंस होते तो। आ रही है बात समझ में? कितनी डाइवर्सिटी है चैप्टर में। 2 स्लाइड्स में हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली। मतलब प्लांट को आपने प्लांट में डाला, एनिमल्स को आपने एनिमल्स में डाला। सारे प्लांट्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं, सारे एनिमल्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिससिमिलैरिटीज है। आ रही है मेरी बात समझ में? मैंने सारे प्लांट्स को, चाहे छोटा है बड़ा है, छोटे साइज का है बड़े साइज का है, डिफरेंट कलर, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स, सबके बुनियाद पे बोला भाई तू कुछ भी है पर तू है प्लांट, तू कुछ भी है पर तू है एनिमल। मतलब सारे प्लांट्स जो प्लांट के अंदर है उनमें काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं, काफी हद तक कोरिलेटेड फैक्टर्स हैं। पर प्लांट्स एनिमल्स से अलग हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनिमल से थोड़े से डिफरेंट है। प्लांट्स यहां खड़े हैं, यहां अपने आप नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो कूद के फांद के डांस करके जा सकती हूँ। आ रही है मेरी बात समझ में? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, मैं तो नहीं बना सकती। मुझे तो प्लांट पे डिपेंड करना है, प्लांट का सोर्स स्टार्च आएगा तब मेरे घर में चपाती बनेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने सेग्रीगेट करके, क्लासिफाई करके अपनी चीजों को क्या कर दिया है, आसान बना दिया है। ये इसके कीवर्ड्स हो गए। आई मेरी बात समझ में? अब देखो यहां पर क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो इतने पुराने समय से चल रहा होगा। अब मैं तो पैदा नहीं हुई थी तब तक, मेरे से पहले कोई तो पैदा हुआ होगा जिसने इतना इंटरेस्ट लिया होगा, जिसने अपनी लाइफ को इतना कंट्रीब्यूट किया इसको समझने के लिए। दे आर आर रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट बहुत पहले आए, उन्होंने कहा यार एक काम करो, ये कैरेक्टर्स उठा लो, क्लासिफाई कर दो। देखो मैं पूरा सार बता रही हूँ, लिखा सब कुछ है, मैं सार बता रही हूँ। फिर थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा, माइक्रोस्कोप आ गए, डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हो गई, फिर थोड़े साइंटिस्ट आए मिडल में। उन्होंने कहा यार पहले जो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई किए गए थे, एक काम करो वो जिन कैरेक्टर्स के मद्देनजर क्लासिफाई किए गए उन्हें तो उठा लो, कुछ और नए कैरेक्टर्स को डालो। जैसे पहले लड़कियों को हेयर बैंड के बेसिस पे क्लासिफाई किया, फिर बैक के बेसिस पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके मैंने क्लासेस को डिवाइड किया। अब क्लास इतनी बढ़ गई, मैंने कहा एक काम करो यार अल्फाबेट से भेज जाओ, ए वाले साथ बैठ जाओ, बी वाले ऐसे जेड तक जिनके नाम है साथ में बैठ जाओ, क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्सिटी घटानी है और इजीनेस बढ़ानी है। तो जितने ज्यादा कैरेक्टर्स को लेके क्लासिफिकेशन होंगे उतनी इजीनेस और इफेक्टिवनेस, स्मार्टनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
फिर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला यार इतने पुराने साइंटिस्ट थे जो सर, उन्होंने इस कैरेक्टर को क्लासिफाई किया, ओके इसको उठा लो क्योंकि सही था। फिर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये कैरेक्टर्स को उठाया, अब हम लोग भी रिसर्च करते हैं, तो नए वालों को लगा कि यार और भी कैरेक्टर्स हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप पता नहीं कितने कैरेक्टर से क्लासिफाई कर सकते हो, उनके स्किन कलर, उनके हेयर कलर, उनके आई कलर, उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर, हैबिट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल है तो इनमें, सेक्सुअल है तो इनमें। रिप्रोडक्शन वाला जब टॉपिक हमने खत्म कर लिया था, तो रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने ये देखा था कि यार लोअर ऑर्गेनिजम्स तो एसेक्सुअल करते हैं क्योंकि गैमेट बन ही नहीं रहा है, और सेक्सुअल इसलिए सेक्सुअल है क्योंकि उनके पास सेक्स सेल और गैमीट्स हैं। लो भाई, हो गया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दो को डिवाइड करने में। तो जो जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर गैमीट नहीं बनते हैं, गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, आप सारे एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसर से कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी ज्यादा डेवलप्ड है, दे आर एक्चुअली शोइंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ओके दे कैन बी हर्माफ्रोडाइट आल्सो। एक की बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, अलग अलग बॉडी है, एक बार में एक ही सेक्स ऑर्गन है, ये एक मेथड हो गया। तो जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो ओल्डर टाइम से लेके चलता आ रहा है, और आज भी उस पे रिसर्च कायम है। मैं इस रिसर्च को फुल स्टॉप नहीं लगा सकती, दिन ब दिन नई स्पीशीज आ रही हैं, दिन ब दिन ब्रीडिंग टेक्निक्स बदल रही हैं, दिन ब दिन न्यू ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, तो उन्हें कहां डालूं? वो तो हाईली इवोल्यूटेड है, हाईली वेरिएबल है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो मैंने क्लासिफिकेशन का सहारा लिया। अब देखो इस तरीके से, अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफाई किया। तो हम लोगों ने तीन टाइप से क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया कि एक है बहुत ओल्डर क्लासिफिकेशन, एक है इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन, और एक है बिल्कुल नया डेवलप्ड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आई बात समझ में? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये है तीन तरीके की क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। ANP। आई मेरी बात समझ में? ANP। मैं इसको थोड़ा सा इसको और है ना इजी बना देती हूं। ओल्ड, ये थोड़ा बीच का है, इंटरमीडिएट, ये हम लोग कह सकते हैं मॉडर्न। आई मेरी बात समझ में? अब देखो क्या होता है, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, सपोज करो आपका स्कूल या कॉलेज में वाइवा चल रहा है, तो जो फर्स्ट नंबर पे बच्चा गया है ना, उससे जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे ना, वो सेकंड नंबर वाला जरूर पूछेगा, क्या बता, जल्दी बता, क्या पूछ, जल्दी बता, जल्दी बता, क्या बता, जल्दी बता, वो बता देगा। फिर जो लास्ट नंबर पे जाएगा उसको लगेगा यार मेरी तो वाट ही नहीं लग सकती, मैंने तो पहले वाले से भी पूछ लिया और दूसरे वाले से भी पूछ लिया। मतलब अगर पहले वाले का क्वेश्चन रिपीट हुआ तब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरे वाले ने जो क्वेश्चन बताया अगर वो रिपीट हो जाएगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे से अगर कुछ नया पूछ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब जो साइंटिस्ट बहुत ही पहले टाइम के थे, इनिशियली जिन्होंने बायोलॉजी को समझने की कोशिश की, उनको ठीक ठाक कैरेक्टर्स मिले और उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ दे दिया। फिर और साइंटिस्ट आए, जो आने वाले साइंटिस्ट है वो पुराने के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे टीचर्स ने कैरेक्टर्स बताए हैं यार वो तो सही है, उनको ले लो, अपने भी कुछ न्यू कैरेक्टर्स को ले लो। ठीक है, तो नेचुरल से एन, न्यू से एन। उसके बाद जो और साइंटिस्ट आए, और इसके बाद जो ऑनगोइंग आते ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, उन्होंने कहा यार आज क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, हमारे पास इतने हाई पावर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणुओं को भी देख रहे हैं। कोरोना वायरस फैल रहा है, दिख तो नहीं रहा है, बट टेस्टिंग के टाइम पे जब हम उसे देख पा रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि यस यू आर इन्फेक्टेड एंड यू आर नॉट इन्फेक्टेड। अगर वो दिखता तो फैलता ही नहीं,
या उसके एक हाई लेवल ऑफ प्रिकॉशंस हो जाते अगर वो दिखता तो फाइलोजेनेटिक तक आते आते इतने एडवांसमेंट्स बढ़ गए इस फील्ड में कि कैरेक्टर्स और ऐड होते गए, क्योंकि जितने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा और उतना ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन का सीधा संबंध कैरेक्टर से है। ट्रिक हो गई सी 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 सी। If you want to do classification, you must be thorough with the characters और उन कैरेक्टर्स के थ्रू ही आप IMN करोगे। IMN क्या होता है स्टूडेंट्स? आइडेंटिफिकेशन, सॉरी ICN, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आई मेरी बात समझ में स्टूडेंट्स? चलो अब देखो ये 3 सिस्टम्स हैं। अब 3 सिस्टम का बेसिक्स क्या है? अब आप बोलोगे मैम ये तो फिर बहुत बोर हो जाएगा, फिर आर्टिफिशियल आएगा, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। क्या? पहला, कौन सा कैरेक्टर चुना एंड साइंटिस्ट। सीए नहीं तो सीएस ही सही। अगर सीए नहीं हो पा रहा है तो सीएस कर लो, सीएस। आ रही है मेरी बात समझ में? आपको चाहे देखो, चाहे आर्टिफिशियल सिस्टम हो, मैं आगे दिखाती हूं, नेचुरल हो या फिर आपका फाइलोजेनेटिक हो, हर सिस्टम में आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। कौन सा कैरेक्टर उठाया और किन साइंटिस्ट ने उठाया। देखो आर्टिफिशियल सिस्टम में जो कैरेक्टर्स उठाए हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम में जो कैरेक्टर्स को उठाया है वो है मॉर्फोलॉजिकल। देखो अब क्या था, फिर वही देखो कि इनिशियली साइंटिस्ट आए थे, उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, वो कोई कट सेक्शन नहीं ले पा रहे थे, वो अंदरूनी स्टडी को नहीं देख पा रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि यार जो बाहर से दिख रहा है ना, आप उसके हिसाब से क्लासिफाई कर लो। अब जो बाहर से दिख रहा है उससे ही काम चला लो। तो जो बाहर से दिखा उस हिसाब से लेके क्लासिफाई कर लिया। तो जो बिल्कुल इनिशियली साइंटिस्ट आए थे, जैसे एरिस्टोटल सर, अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी, उसके बाद उनके स्टूडेंट्स आए, ठीक है, उसके बाद उनके स्टूडेंट्स आए, प्लाइनी द इल्जर और लीनियस सर तो थोड़े से बाद आए थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं दे पाए। उनको भी क्या था, थोड़ा सा टाइम लग गया। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से देखा, क्लासिफाई कर लिया। बाहर से मुझे दिखा कि मेरे हेयर का कलर काला है और मेरी फ्रेंड के हेयर का कलर ब्राउन है, तो मुझे बोला सेक्शन नंबर ए में जाके बैठ जाओ, वहां पर जितने के लोग हैं सबका हेयर कलर काले कलर का है, तुम बी में जाके बैठ जाओ, जितने भी वहां पर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो हेयर कलर है वो ब्राउन है, जाओ बैठ जाओ। तो एरिस्टोटल सर ने भी यही कहा कि वो क्या कर रहे थे, जा रहे थे रिसर्च कर रहे थे, तो उनको लगा यार ये ऑर्गेनिज्म तो धरती पे रह रहा है, ठीक है, ये देखो हैबिटेट के बेसिस पर, ये तो जमीन पे रहता है, ये सब जमीन पे रहते हैं, काम करो इन ग्रुप को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोल दो, ये तो पानी में रह रहा है, इनको एक्वेटिक बोल दो, ये थोड़े बहुत हवा में भी रह लेते हैं, इनको एरियल बोल दो। आ रही है मेरी बात समझ में? फिर उन्होंने कहा कि अब एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी के साथ साथ फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन एनिमल्स में थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, इसलिए इनके स्टूडेंट थियोफेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कह दिया और इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कह दिया। इन्होंने एनिमल्स को देखा कि यार एनिमल्स को मैं कैसे क्लासिफाई करूं, तो इनके दिमाग में आया, मतलब ये जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया था क्लासिफिकेशन का, ये एक्चुअली इतना पसंद नहीं आया, ये काफी हद तक डिस्कार्डेड है। इसके बेसिस पर हम लोग लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकली क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो एरिस्टोटल सर ने कहा कि काम करो, जिस ऑर्गेनिज्म का खून लाल है उनको ई नेमा ग्रुप में डाल दो, जिनका खून लाल नहीं है उनको ए नेमा ग्रुप में डाल दो। अब खुद सोचो यार, दिस इज नॉट अ क्लासिफिकेशन, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस इज प्रैक्टिकल। इसको फिर भी काफी हद तक मान लिया गया,
ये ऊपर वाला तो बिल्कुल डिस्कार्डेड है। फिर प्लाइनी द ईल्डर है, उन्होंने कहा कि देखो प्लाइनी द ईल्डर सर है। अब आप देखो पार्शियलिटी नहीं कर सकते हो कि यार मैं तो जूलॉजी का स्टूडेंट हूं तो सिर्फ जूलॉजी ही पढ़ूंगा, या मैं जूलॉजी के एजुकेटर हूं तो मैं जूलॉजी ही पढ़ाऊंगी। नहीं, बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजी, जूलॉजी बॉटनी हम अपने कंफर्ट के हिसाब से बांट देते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, वो चीज अलग है। इज इट क्लियर? तो प्लाइनी द एल्डर सर ने भी कहा कि मैं जब निकला तो मैंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया और प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया, लेकिन सक्सेसफुल वो एनिमल्स के केसेस में हो पाए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया ये क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इनिशियली उस टाइम पे आपको कोई बहुत तरीके के सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा नहीं दिखते थे, आपको ले दे के या तो प्लांट्स दिखते थे या फिर एनिमल्स दिखते थे। तो जिनको प्लांट्स का समझ में आया उन्होंने प्लांट्स के कैरेक्टर्स को लेकर क्या किया? क्लासिफिकेशन किया, साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट हो गए। ये देखो ये कितना फ्रेमवर्क एक छोटे तरीके से पूरी चीजों को रिवाइज हो रहा है, लॉन्ग टर्म भी चल रहा है, छोटा छोटा भी हो रहा है। क्रैश कोर्स बहुत जल्दी दे रही हूँ, बस 2 से 3 दिन बाद, ठीक है। एनिमल्स को देखा, कैरेक्टर्स को उठाया, क्लासिफाई किया, साइंटिस्ट आ गए। सिर्फ इतनी सी बात को रखोगे ना, पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? थोड़ा सा इस पे पुश करो स्टूडेंट्स, इसको देखो मैं क्या बोल रही हूँ। प्लाइनी द एल्डर सर ने कहा कि यार मैं दोनों को तो कर रहा हूं पर सक्सेसफुल एनिमल्स में हुआ। इन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स तो उड़ते हैं हवा में, गजब का वो स्काई को टच कर लेते हैं या गजब की हाइट को टच कर लेते हैं, तो उनको कहा कि वो फ्लाइट वंस हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहां पर बैठे इतनी सी दूरी भी नहीं कवर कर रहे हैं। तो जो भी एनिमल्स थोड़ा बहुत भी एयर में जाकर अपने पंखों को यूज कर सकते हैं, फ्लाइट ले सकते हैं, उन सबको फ्लाइट वंस में डाल दिया, ठीक है। और जो एनिमल्स बिल्कुल भी नहीं उड़ पाते हैं, ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, उनको नॉन फ्लाइट वंस में डाल दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई मेरी बात समझ में? अब लीनियस सर है, लीनियस सर ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि मैम टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया? अब ऐसे देखा जाए तो टर्म टेक्सोनॉमी का जो क्रेडिट है वो लीनियस सर को ही जाता है। हम सब डिस्कस करेंगे सेशन में, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब फर्स्ट टाइम टेक्सोनॉमी आया कि भाई टेक्सोनॉमी को टेक्सिस अरेंजमेंट कहते हैं, तो इनिशियली जब वो जो टर्म टेक्सोनॉमी को जिसने समझा उनका क्रेडिट जाता है सर डी कंडोल को, उनका क्रेडिट जाता है सर डी कंडोल को। लेकिन टेक्सोनॉमी को समझना, उसके अंदर से सारे रहस्यों को बाहर निकालना, क्रेडिट जाता है सर लीनियस को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब टेक्सोनॉमी को बेहतर तरीके से समझने लगे कि पहले ओल्ड या क्लासिकल टेक्सोनॉमी आई, तो टर्म ओल्ड एंड क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्रेडिट गिवन टू लीनियस, फादर ऑफ ओल्ड एंड क्लासिकल टेक्सोनॉमी लीनियस। इवन जब हम आगे मॉडर्न पे जाते हैं तो भी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी का क्रेडिट लीनियस सर को ही दिया जाता है। ये बात है कि न्यू टेक्सोनॉमी टर्म था वो भी लीनियस सर ने दिया था, लेकिन जब हमने उसे बायोसिस्टेमेटिक्स कहा तो बायोसिस्टेमेटिक्स के केस में हम लोग जूलियन हक्सली सर को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है सबने मिलकर काम किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब लीनियस सर ने कहा कि मैंने प्लांट्स को उठाया है, ठीक है, मैं आया हूं और मैंने प्लांट्स को सेग्रीगेट करने का सोचा है। मैं सोच रहा हूं कि इतनी जो डाइवर्सिटी है, भाई मुझे एक बात बताओ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है ना। 1.7 लिविंग वर्ल्ड, 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो काफी हद तक रिसर्च कर चुके थे, अभी तो पता नहीं कितने हो गए होंगे।
तो उन्हें पढ़ने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक ग्रुपिंग चाहिए, उन्हें पहचान के क्लासिफाई करके नॉमेनक्लेचर करना है। ये पूरा लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है। तो लीनियस सर ने ये कहा कि एक काम करो प्लांट्स होते हैं, प्लांट का सेक्स ऑर्गन क्या होता है? सबसे बेहतर वेल डेवलप्ड। आप बोलोगे मैम फ्लावर होता है। ओके, प्लांट्स रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली ऑल्सो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑल्सो, लेकिन सेक्सुअली वो किससे करते हैं? वो करते हैं फ्लावर से। तो इन्होंने कुछ फ्लावर के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया। एक्चुअली क्या है, ये इतना पसंद नहीं आया, ये भी तरीके से डिस्कार्डेड ही है। आ रही है मेरी बात समझ में? लीनियस सर ने कहा कि किसी भी प्लांट के पास अगर एक सेक्स ऑर्गन है तो उन्हें मोनेंड्रिया कह दो, अगर दो सेक्स ऑर्गन है तो डाईएंड्रिया कह दो, अगर बहुत सारे सेक्स ऑर्गन्स हैं तो पॉलीएंड्रिया कह दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर ये इतना, मतलब आप खुद सोचो, अब आपको खुद को महसूस हो रहा होगा कि दिस इज नॉट सो मच बेनिफिशियल। आई मेरी बात समझ में? तो ये रहा आर्टिफिशियल सिस्टम। तो आर्टिफिशियल सिस्टम का कैरेक्टर क्या था? बाहर से जो दिख रहा है उसको ले लो। 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, एरिस्टोटल, कभी कभार थियोफ्रेस्टस सर भी आ जाते हैं, प्लाइनी द ईल्डर एंड लीनियस, मींस APL, IPL ही हो जाता। अब देखो, अब जब आप इस सिस्टम को देख रहे थे आपको खुद को लग रहा होगा यार ये सिस्टम उतना बेस्ट नहीं है, और बेस्ट हो सकता है। तो क्या कमी नजर आई? भाई कमियां हैं तभी तो इतना आगे नहीं बढ़ पाया ना। अगर आर्टिफिशियल से ही सारी बातें बन जाती तो नेचुरल और फाइलोजेनेटिक को पढ़ने की मुझे जरूरत कहां होती। ड्रॉबैक्स क्या थे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आप इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कभी कभार बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सेम भी हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। अब कैरेक्टर ही नहीं रहा, जब कोई कैरेक्टर ही नहीं रहा तो फिर क्लासिफाई क्या करोगे? दूसरी बात, यहां पर आप किसी भी तरीके का एंसेस्ट्रल अटैचमेंट नहीं दिखा पा रहे हो। एंसेस्ट्रल अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, मेरी शक्ल काफी हद तक मेरी दादी से मिलती है, मेरी शक्ल मेरे पापा से भी मिलती है, मेरे पापा मेरी दादी के ही बेटे हैं। तो मेरा क्या है, एक फैमिली ट्री चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है और चलता आ रहा है। मेरी फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनके पास काफी हद तक कोरिलेटेड फैक्टर्स हैं। कोरिलेटेड का मतलब क्या होता है? मोर सिमिलैरिटीज एंड लेस डिसिमिलैरिटीज। ये सारी चीजें इस सिस्टम में कुछ अते पते ही नहीं थे। करो ड्रॉबैक, आगे बढ़ जाओ। नेचुरल सिस्टम, आगे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला ओके एरिस्टोटल सर, प्लाइनी द ईल्डियर एंड लीनियस सर हैव गिवन देयर बेस्ट, उन्होंने बेस्ट काम किया। लेकिन यार सिर्फ क्या बॉडी बाहर के स्ट्रक्चर से बनी हुई है? मेरी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है चीख चीख के लिविंग वर्ल्ड में बता दी थी, उसका क्या डब्बा गोल कर दूंगी क्या? कहां गए एनाटॉमी, कहां गई साइटोलॉजी? सेल भी तो है, प्रोटोप्लाज्म भी तो है, सेल ऑर्गेनील्स भी तो है, क्रोमोसोम भी तो है, मेटाबॉलिज्म भी तो है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ है। तो क्या मैं सिर्फ बाहर के फैक्टर्स को देखूं? मैं अंदरूनी फैक्टर्स को भूल जाऊं? सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये था। देखो, अच्छा चलो ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं, सो सॉरी, पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो जो जब देखो ये क्या है, मिडल सिस्टम है, आर्टिफिशियल ओल्ड हो गया, अब हम थोड़ा आगे आ गए। आगे आए तो साइंटिस्ट ने देखा कि अच्छा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को तो लेना ही पड़ेगा ना भाई, बाहर के कैरेक्टर्स को भूलूंगी थोड़ी, लेकिन हम लोग अंदर भी देख लेते हैं। एनाटॉमी, टिश्यू, सेल, सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, सेल ऑर्गेनील्स का फंक्शनिंग, हम लोग रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, साइटोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स किस तरीके से हैं, एल्कलॉइड्स है कि नहीं है, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फिजियोलॉजी, सब कुछ उठा लिया।
मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम लेस डेवलप्ड है, प्रिमिटिव है, नंबर ऑफ कैरेक्टर सिर्फ एक ही है। यहां पर भी क्या है, कैरेक्टर और साइंटिस्ट को देखना है। नेचुरल सिस्टम आगे है, इवॉल्व है, ज्यादा अच्छा है। तो धीरे धीरे देखो, आर्टिफिशियल में जस्ट अभी धरती बनी ही है, अर्थ बनी है, बहुत सालों बाद अर्थ आई, फिर वो साइंटिस्ट आए, ऑर्गेनिजम्स आए, तो इतने ऑर्गेनिजम्स थे ही नहीं। तो जो थोड़े बहुत साइंटिस्ट को देखे, उनको बाहर बाहर से देखे, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में भी कोई इतनी गजब की डाइवर्सिटी तक नहीं चले गए। नेचुरल तक आते आते लाइफ और आगे आई थी, रिप्रोडक्शन होने लग गए थे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आ गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, वैरायटी बनी, न्यू ऑर्गेनिजम्स आए। न्यू ऑर्गेनिजम्स आए तो उतने ही ज्यादा उनमें कैरेक्टर्स आए, तो बाहर के भी ले लो, अंदर के भी ले लो। आई मेरी बात समझ में? कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया? बेंथम एंड हुकर, BH, बेंथम एंड हुकर। अगेन ओवरऑल, जैसे हम लोग जब ऑर्गेनिजम्स को, जैसे मैं मान लो बाहर निकली, तो आप लोग खुद देखना कि सबसे ज्यादा जो विजिबल ऑर्गेनिजम्स है ना, वो या तो आपको प्लांट्स दिखेंगे या आपको एनिमल्स दिखेंगे। आ रही मेरी बात समझ में स्टूडेंट्स? लग रहा है टॉपिक इंटरेस्टिंग? अब आप बोलोगे मैम एक जोक क्रैक क्यों नहीं करते? बच्चों ने लिखा, अरे मैं अगर जोक क्रैक करने लग गई ना, तो फिर नीट क्रैक नहीं होगी। हमें क्या है, नीट को क्रैक करना है। जोक क्रैक करने के लिए सेशन ले लेंगे। अगर आपको लगेगा ना कि मैम एक गजब का ह्यूमर वाला डालो, मैं डाल दूंगी, लेकिन नीट को क्रैक करने के टाइम पर मतलब बेकार के जोक्स नहीं क्रैक करो, फोकस। ठीक है? बेंथम एंड हुकर, ये साइंटिस्ट है। आर्टिफिशियल में कौन आए थे? APL, IPL को APL कर दो, एरिस्टोटल, प्लाइनी द एल्डर, लिनियस। यहां पर बेंथम एंड हुकर दो साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को भी उठा लिया, एनिमल्स को भी उठा लिया। बेंथम एंड हुकर, देखो मैंने क्या बोला था, नेचुरल तक आते आते ऑर्गेनिजम्स बहुत डेवलप हो चुके हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या हो चुके हैं स्टूडेंट्स? डेवलप हो चुके हैं। तो तब तक हो सकता है कि एरिस्टोटल सर के टाइम पर, जैसे प्लांट किंगडम में देखेंगे, थैलोफाइट और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स आए थे। उसके बाद बेंथम एंड हुकर सर के टाइम पर सीड प्लांट्स भी आ गए, जिम्नोस्पर्म्स, नेकेड सीड बियरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म, कवर्ड सीड बियरिंग प्लांट्स। मतलब जिम्नोस्पर्म में जो सीड है वो फ्रूट से कवर्ड नहीं है, एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो फ्रूट से कवर्ड है। फ्रूट, एप्पल खाया, दाना निकला, खाते हो ना? जब आप एप्पल को खाते हो तो उसमें से बीज निकलता है। तो एप्पल टिपिकल एग्जांपल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है? तो इन्होंने सीड प्लांट को क्लासिफाई किया, उसके डीप में नहीं जाना, बस सीड प्लांट को क्लासिफाई किया। उसके बाद तब तक मैमल्स का भी रोल आ गया था। चलो मान लो इनिशियली पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, निडेरिया, प्लेटी हेलमिंथी, एस्का हेलमिंथी और मोलस्का बने एंडोडर्मिटा। उसके बाद पूरा कॉर्डेटा इवॉल्व हो गया, तो मैमल्स भी आ गए। तो इन्होंने क्या, मैमल्स को ले लिया कि मैमल्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। मैमल्स को हम लोग क्यों मैमल्स बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स नहीं, मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी मीन्स मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। अच्छा, ग्लैंड का फंडा क्या होता है स्टूडेंट? बायोलॉजी में बहुत फंडे लगते हैं, आपको पता भी नहीं है कि बायोलॉजी को फंडा कहना चाहिए। बायोलॉजी फंडा, फंडे लगाकर हम लोग बायोलॉजी के आंसर निकालते हैं। ग्लैंड का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑर्गन है, उसको मैं तब तक ऑर्गन कह रही थी जब तक ऑर्गन है, वो ऑर्गन बन गया है। अब मैं उस ऑर्गन को कब ग्लैंड बोलूंगी? जब उसके सेल्स अपने अंदर कुछ भरने लगेंगे, जब सेल्स के अंदर कुछ सिक्रीशन का पावर होगा। सिक्रीशन, इज इट क्लियर? और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि इनिशियली जब भी सेल्स का कॉम्बिनेशन हुआ था, देखो पूरी बायोलॉजी भी आ रही है, कौन सा टिश्यू बना था प्रोटेक्शन वाला? एपिथेलियल।
तो एपिथेलियल का क्या सिर्फ फंक्शन प्रोटेक्शन था? नहीं, उसका फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन भी था, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, वो उसने माइक्रोविलाई निकाल लिए। आ रही मेरी बात समझ में? मेमोरी ग्लैंड्स के प्रेजेंस पे किया, क्यों? क्योंकि ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। मैमल्स क्यों कैरेक्टरिस्टिकली मैमल्स कहलाते हैं? क्योंकि उनके पास ऐसे ग्लैंड हैं जो दूध नामक स्ट्रक्चर मिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके पास हेयर्स हैं, वो डायरेक्टली यंग वंस को डिलीवर करते हैं, वीवी मैंने रिप्रोडक्शन में बताया था वीवी। उनके पास जो हार्ट है वो 4 चेंबर वाला है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स। इज इट क्लियर? उनका वार्म ब्लडेड नेचर है, वो अपनी बॉडी का एक इंटरनल इन्वायरमेंट, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, वो टस से मस नहीं होंगे। डीन्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी जब बनी ही थी एम्ब्रियो में तब तो न्यूक्लियस था, लेकिन जब मैच्योर हो गई और काम करने लगी तो हीमोग्लोबिन भरने के लिए उसको बाइकॉन्केव नेचर दिया, और बाइकॉन्केव नेचर में न्यूक्लियस की कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि मुझे भर भर के हीमोग्लोबिन डालना है, क्योंकि आगे चल के मुझे उसको एक रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट बनाना है, मुझे उसके थ्रू ऑक्सीजन और CO2 को पास करना है। क्या चैप्टर है स्टूडेंट्स, सब कुछ रिवाइज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट है होमोलॉजी का या होमोलॉगी का। काफी देखो, अब जब थोड़े साइंटिस्ट न्यू वाले हैं, उनके पास ज्यादा टेक्निक्स थी, तो उन्होंने ये कहा कि यार जो मैंने पहले के ऑर्गेनिजम्स को देखा, मैंने जब पहले के ऑर्गेनिजम्स को देखा तो वो इल डेवलप थे, वो उतने डेवलप नहीं थे। लेकिन मैं जो आज के ऑर्गेनिजम्स को देख रहा हूं वो तो बहुत डेवलप है। आ गया कंपैरिजन। आप अपने आप को 10 साल पहले देखते हो और आज की तारीख में देखते हो तो आपको फर्क नजर आता है। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से मिले, उसको बहुत गुस्सा आता था, अब आप उससे मिले, आपने बोला यार क्या ड्रास्टिक चेंज आया, अगर मैं तेरे को पहले से कंपेयर करूं और आज तुझे देखूं तो तुझ में कितना फर्क है। तो नेचुरल सिस्टम में काफी हद तक चीजों को क्या करने लगे, कंपेयर करने लगे, इजी बनाने के लिए, चीजों को सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए। ऑब्वियसली बात है, नेचुरल सिस्टम इसकी वजह से बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम है। आर्टिफिशियल सिस्टम में कैरेक्टर्स कम थे, सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को उठाया, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन कम था, एडवांसमेंट कम था, कंपैरेबिलिटी कम थी। ठीक है, तो इसके फायदे क्या हैं कि इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी को फोकस किया। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को उठा लिया, जितने ज्यादा कैरेक्टर्स को उठाया उतने ज्यादा रिलेशनशिप बैठे। ठीक है, फाइलोजेनी को, एंसेस्ट्रल्स को, अभी ये आप आगे देखेंगे, फाइलोजेनी को ये इतना ज्यादा पकड़ नहीं पाए। देखो स्टूडेंट्स, फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है कि मैंने अगेन बोला, मेरा संबंध मेरे पूर्वजों से बिठाना, कि मैं मेरे पूर्वजों से आई हूं, मेरे पूर्वजों की नाक ऐसी थी, फिर मॉडिफाई होती होती ऐसे हो गई, मेरी दादी का हेयर कलर ब्लैक था, पापा का हेयर कलर ब्लैक आया, मेरा भी हेयर कलर ब्लैक आया, मतलब हेयर कलर से मैंने अपना एक फैमिली ट्री बना लूं, एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना लूं। बना सकती हूँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल बना सकती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूं कि हेयर कलर एक कैरेक्टर को लेके अपने पूर्वजों के साथ अपना संबंध बिठा रही हूं। दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि ट्रू रिलेशनशिप है, जो एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स को जोड़ता है, उनके बीच में कोहिजन क्रिएट करता है, उनके बीच में कंपैटिबिलिटी क्रिएट करता है। काफी एडवांस और हाईली डेवलप्ड सिस्टम था, और माना हुआ प्रूफेबल और एडवांस सिस्टम है। जो साइंटिस्ट जिन्होंने इनमें कंट्रीब्यूट किया, सॉरी, इंगलर एंड प्रेंटल एंड हचिंसन एंड तख्ताजान, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंगलर, प्रेंटल, हचिंसन, तख्ताजान। आर्टिफिशियल में सिर्फ एक कैरेक्टर को उठाया, रिवाइज, आर्टिफिशियल में सिर्फ एक कैरेक्टर को उठाया, मॉर्फोलॉजी। साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे एरिस्टोटल, प्लाइनी द एल्डर, लिनियस।
उसके बाद नेचुरल सिस्टम आया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ गए, तो क्लासिफिकेशन का दायरा भी बढ़ गया। बेंथम एंड हुकर, देखो जो नेचुरल सिस्टम था उसमें मेनली साइंटिस्ट बहुत सारे आए थे, लेकिन जो क्रेडिट गया था वो बेंथम एंड हुकर सर को गया था। यहां पर इंगलर एंड प्रेंटल एंड हचिंसन एंड तख्ताजन, मतलब 4 साइंटिस्ट हो गए। EPHT, EPHT, इंगलर, प्रेंटल, हचिंसन, तख्ताजान। इज इट क्लियर? अब देखो इंगलर एंड, अब वही है, 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं, प्लांट एंड एनिमल। कुछ साइंटिस्ट ने प्लांट्स को उठा लिया, कुछ साइंटिस्ट ने एनिमल को उठा लिया। इंगलर एंड प्रेंटल सर ने क्या कहा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स, जब नेचुरल सिस्टम तक ही हमारे पास एंजियोस्पर्म्स अवेलेबल हैं, तो क्या इस सिस्टम तक हमारे पास एंजियोस्पर्म्स नहीं आएंगे? एंजियोस्पर्म्स क्या उनके आगे भी आ जाएगा, मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन्होंने क्या कहा था, प्लांट्स को बहुत कंपेयर किया, फ्लावरिंग प्लांट्स पे इन्होंने पीएचडी कर ली पूरी। इन्होंने ये कहा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को शो करते हैं। आप थैलोफाइट को देखोगे, ऐसा कुछ भी आपको खास नजर नहीं आएगा। ब्रायोफाइट देखो, टेरिडोफाइट देखो, फिर जब आप एंजियोस्पर्म प्लांट को देखोगे ना, आप बोलोगे इसमें वेल डेवलप रूट भी है, स्टेम भी है, लीव भी है, सीड भी है, फ्रूट भी है, फ्लावर भी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे इतना कुछ पढ़ना है। आई बात समझ में? तो उन्होंने कहा यार एंजियोस्पर्म तो गजब के कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इनके अंदर, तो एक काम करो इन पे पढ़ो। और ये क्यों कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आती है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्लावर है, तो इन्होंने फ्लावर को लेकर, जैसे ये प्लांट है इसके अंदर एक फूल दिख रहा है, फूल को लेकर डिवाइड कर दिया। अच्छा तू मोनोसेक्सुअल है, इधर जा, तू बाइसेक्सुअल है, उधर जा, पॉलीकार्पिक हो, उधर जाओ, मोनोकार्पिक हो, उधर जाओ। और इन्होंने एक चीज और कंसीडर करी कि मोनोकॉट पहले आए थे और डाइकॉट बाद में आए थे, तो मोनोकॉट के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो उतने डेवलप नहीं थे जितने डाइकॉट के अंदर आ गए। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि डाइकोटिलिडन्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स। यस, क्वेश्चन आया था, आ भी सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब जो हचिंसन एंड तख्ताजान है, इन्होंने क्या किया, थोड़ा और मॉडिफाई किया। बोर तो नहीं हो रहे स्टूडेंट्स? बहुत इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। अब साइंटिस्ट का रोल है इसका, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने तो नहीं बोला था भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को लिखना, पर ये कोर है बायोलॉजी का। जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ग्रिप पकड़ में आ जाती है ना, आजीवन बायोलॉजी नहीं भूलता वो बच्चा। ठीक है, तो हचिंसन एंड तख्ताजान ने स्पीशीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि भाई ठीक है, पहले की जो साइंटिस्ट सर आए थे उन्होंने बहुत कुछ किया, हम लोग एक काम करते हैं स्पीशीज को समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने लिविंग वर्ल्ड में स्पीशीज को देखा था तो हमने देखा था भाई स्पीशीज के पीछे तो सब पड़े हुए थे, टिपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इन सबकी स्टडी करके हचिंसन एंड तख्ताजान सर ने ये कहा कि स्पीशीज कभी भी एक जगह पर टिक के नहीं रहती हैं, दे आर नॉट स्टेटिक, दे आर डायनामिक, दे आर रिफ्लेक्टिंग। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अब देखो आर्टिफिशियल सिस्टम डन, नेचुरल सिस्टम डन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम डन। अब आप बोलोगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम में कौन से कैरेक्टर्स को उठाए? अरे सारे आ गए हैं, जो आर्टिफिशियल थे मॉर्फोलॉजिकल वो भी ले लो, नेचुरल में मॉर्फोलॉजी प्लस इंटरनल सारे वो भी ले लो। तो फाइलोजेनेटिक में क्या हो गए?
आर्टिफिशियल सिस्टम के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी आ गए, नेचुरल सिस्टम के कैरेक्टर्स भी आ गए, और फाइलोजेनेटिक में हमने ये कहा कि हम आगे आने वाले ऑर्गेनिजम्स को पीछे वालों से कंपेयर करेंगे, मतलब हम न्यू को ओल्ड से कंपेयर करेंगे। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे हमें इवोल्यूशन की समझ पड़ जाएगी, हमें वेरिएशंस की समझ पड़ जाएगी। तो जब मैं दो ऑर्गेनिजम्स को एवोल्यूशन के साथ जोड़ती हूं, उनके प्रिमिटिवनेस, न्यूनेस के साथ उन्हें कंपेयर करती हूं, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मैंने अपने आप को अपनी दादी से जोड़ा, मेरे पूर्वज मेरी दादी थी, तो दादी के जो कैरेक्टर्स हैं वो पापा में है, पापा के कैरेक्टर्स मेरे अंदर है, मेरा ये पूरा एक फैमिली फेनेटिक क्लासिफिकेशन ट्री क्रिएट हो गया। आ रही है समझ में स्टूडेंट्स? ज्यादा तो नहीं हुआ, चीजें आपको बेटर तरीके से समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूं? देखो, अब एक और सिस्टम आता है फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस, कौन कब आया, तुम पहले आए, तुम बाद में आए, तुम बहुत बाद में आए, तुम बहुत पहले आए, उसको बोलते हैं टेक्सीमेट्रिक्स। जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का ही बच्चा है। फेनेटिक क्लासिफिकेशन हम लोग कह सकते हैं इट इज अ लिटिल बिट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फाइलोजेनेटिक। क्योंकि क्या था, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, देखो इस चैप्टर में क्या है, बहुत ही मतलब उससे पढ़ो इसको। जो साइंटिस्ट आए थोड़े और आगे चल के, उन्होंने कहा यार अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म को उसके पूर्वज से ढूंढूंगा, अब मान लो पूर्वज है ही नहीं, पूर्वज डेड हो गया है, तो क्या करूं? या तो मैं पूरी हिस्ट्री निकालूं पहले की, भाई यहां रहता था, ऐसा था, वैसा था, अच्छा तेरे अंदर इसलिए ऐसे कि कुछ तेरे एंसेस्टर जैसा है। अब इतनी रिसर्च करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ना ही बस की बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि यार एक काम करो, इतना मसला करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से कैरेक्टर्स को लेकर डिवीजन कर लो। ठीक है, तो क्या कहा, विदाउट सर्चिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब एक तो क्या, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी पर मत जाओ, एंसेस्टर नहीं मिल रहा तो फिक्र मत करो, तुम तो क्या करो, सिंपल सिंपल सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज को लेकर क्लासिफाई कर दो। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने चार चीजें देखी। ठीक है, इन्होंने बोला यार एक काम करो कि आर्टिफिशियल और नेचुरल तक तो हम लोग जीत चुके ही हैं, एक काम करो वही पॉइंट डाल दो, या तो आप साइटोटेक्सोनॉमी डाल दो, साइटो मतलब कि सेल के अंदर क्या है उसको लेके डिवाइड कर दो, कीमोटेक्सोनॉमी जो भी मेरी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, उनको लेके कर दो, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को गिन लो कि अच्छा तुम्हारे अंदर सिमिलैरिटीज है, तुम 10 हो 10, तुम्हारे अंदर डिसिमिलैरिटीज है 20 नंबर की, 20 नंबर डाल दी, तुम दोनों का कुछ समझ में नहीं आ रहा, नो डेटा। और क्लेडिस्टिक्स टेक्सोनॉमी। आई मेरी बात समझ में स्टूडेंट्स? इतना आप लोगों को क्लियर हुआ जो मैंने बताया? अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, वो ना चाहते हुए भी आपको लगेगा कि मैम अब तो मैं बोर हो रहा हूं। तो जो मैंने आज पढ़ाया है, मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको 100% दूं, पूरा का तो पूरा मैंने पढ़ाया ही है, साथ में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा जो शॉर्ट टर्म थे वो भी बताए हैं। क्रैश कोर्स के साथ बहुत जल्दी मिल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो हम लोगों ने आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया, उसमें इंट्रोडक्शन देखा, क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल देख लिया, नेचुरल देख लिया, फाइलोजेनेटिक देख लिया, फेनेटिक को थोड़ा सा देखा है, फेनेटिक को हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? सो फाइनली आज का लेक्चर, आज का सेशन में यही ओवर करती हूं।
क्लास 11th में मैंने लिविंग वर्ल्ड वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया स्टूडेंट्स। थ्योरी भी करा दी है मैंने, आपके एमसीक्यूज भी करा दिए हैं, ठीक है। और कभी कभार ऐसा लगेगा तो एमसीक्यूज को 2 पार्ट में ना लेकर एक साथ ले लेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि जब आप पर्टिकुलर एक चैप्टर के साथ क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो आप मिनिमम 60 क्वेश्चंस तो करो, 50-60 क्वेश्चंस तो करो, और बहुत जल्दी थोड़ा से थ्योरी आगे बढ़ जाए, फिर हम लोग एक मैराथन सेशन भी ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। अब अगले लेक्चर जाने से पहले आप सबको पता है कि आप मेरे साथ अनअकैडमी के नंबर 1 चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पे जुड़े हुए हैं। अब आपको मेरा और आगे पढ़ना है, ठीक है। अब लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है। आपको है कि मैम का लेक्चर बड़ा अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे आगे के सारे नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे, ठीक है। अब आपको है कि मुझे मैम का कोर्स भी लेना है तो मैम ही गाइड करेगी, तो मैं गाइड कर देती हूँ। 1 साल का बेस्ट है, 2 साल का उससे भी ज्यादा बेस्ट है। MB10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाना है, फोन के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, वहां आपको मैं मिल जाऊंगी, मेरे नीट यूजी के कोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। 1 साल का कोर्स बेस्ट है, 2 साल का कोर्स उससे भी ज्यादा बेस्ट है। उसके लिए आपको MB10 प्रोमो कोड, रेफरल कोड जो है मेरा MB मीतू भावनानी आपकी MBM, वो यूज करना है और 10% का डिस्काउंट ले लेना है। तो अब अगले सेशन में मिलेंगे बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ, जैसे इस सेशन में आए हैं अगले सेशन में भी आना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आगे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।